नमस्ते दोस्तों। पॉलिटी में हम मूलाधिकार पढ़ रहे थे। आज हम उसे को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मूलाधिकार में आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 है। पिछले वीडियो में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था, आर्टिकल 23 और 24। आज हम आर्टिकल 25 से शुरू करते हैं, ठीक, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। तो देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। प्रचार का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट और प्रसार का मतलब होता है उसे बढ़ाना। ठीक है, स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला आर्टिकल 26 क्या कहता है कि सभी लोगों को धर्म से संबंधित कार्यों के लिए अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। उसके लिए आवश्यक संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार भी देता है। क्या कहता है, सभी लोगों को अपने धर्म से संबंधित कार्यों के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकता है और उसकी संपत्ति को भी बनाए रख सकता है। भाई मान लीजिए कोई धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं तो उनके संचालन के लिए संपत्ति की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ऐसी संस्थाएं क्या कर सकती हैं, अपनी संपत्ति को बनाए रख सकती हैं। ठीक है। 27 क्या कहता है, धार्मिक मामलों में टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि धार्मिक मामलों में आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में राज्य धार्मिक मामलों में या उनके रखरखाव के लिए किसी भी तरह का अनुदान नहीं देता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि भाई ये टैक्स पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क पर। किस पर रोक लगाता है? टैक्स पे, शुल्क पे नहीं। शुल्क आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टैक्स और शुल्क समझ लीजिए। देखिए, टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य कर होता है, तो सभी व्यक्तियों पे लगाया जाता है। ठीक है, और सभी व्यक्तियों को पे करना अनिवार्य भी होता है। जबकि शुल्क क्या होता है, शुल्क या फी जो है आपकी सभी व्यक्तियों पे नहीं लगाई जाती है। शुल्क उसी व्यक्ति पे मिल लगेगा जिसको कुछ सुविधाएं चाहिए होती है। यानी कि शुल्क आपका व्यक्तिगत होता है और टैक्स क्या होता है, सार्वजनिक होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपसे क्या लेता है, परामर्श शुल्क, को टैक्स नहीं चार्ज करता है। ठीक है, आप स्कूल कॉलेज में देखते हो, कोचिंगों पर देखते हो, तो वहां भी आपसे क्या ली जाती है, वहां पे भी कुछ शुल्क लिया जाता है और बदले में आपको कुछ सुविधा दी जाती है। तो वो आपसे टैक्स नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, शुल्क लेते हैं। तो यहां पर भी यही कहा गया है कि भाई तीर्थ यात्रियों और हज यात्रियों से क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तीर्थ यात्री होते हैं, हज यात्री होते हैं, इनके कुछ सुविधाओं पर खर्च होता है। तो ऐसी सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए, उनके रखरखाव के लिए आपसे कुछ शुल्क चार्ज किया जा सकता है, जिससे क्या हो, यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। ठीक है, अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा संचालित, यानी कि सरकार द्वारा संचालित किसी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सरकारी देखते हो आप, जितने स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं या सरकारी संस्थान जो होते हैं, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि उनका प्रशासन
और उनकी आर्थिक व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया भाई न्यास द्वारा स्थापित, न्यास यानी कि ट्रस्ट, न्यास द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ट्रस्ट द्वारा अगर कोई संस्था स्थापित की गई है तो उसमें क्या कर सकते हैं? आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें भी एक बात समझने की है, मान लीजिए कोई संस्थान ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है लेकिन उसका प्रशासन सरकार के हाथों में है, तो ऐसे संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो आपका 28 है ये लगभग 4 तरह के धार्मिक संस्थानों की बात करता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हुए हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। ठीक, एक बात और, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपको धार्मिक शिक्षा लेनी है तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर एक बात और कही गई है कि अल्पवयस्क व्यक्ति, अल्पवयस्क जिसकी एज 18 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा उसके संरक्षक या अभिभावक की सहमति के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? 29 अल्पसंख्यक वर्ग को कुछ विशेष अधिकार देता है। तो देखिए, हमारे यहां अल्पसंख्यक वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 2 भागों में, एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखिए, अब ये अल्पसंख्यक है, मान लीजिए भविष्य में ये क्या हो सकते हैं? विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इनको संरक्षण के लिए क्या कहा गया कि भाई आप अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अब अपने संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें ये सब शिक्षाएं दी जा सकती हैं। फिर कहा गया है राज्य द्वारा स्थापित संस्था में, राज्य द्वारा स्थापित संस्था में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे ये तो सभी को मिला हुआ है, ये अल्पसंख्यक को नहीं मिला है, सभी को मिला हुआ है। ठीक, कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहते हैं संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। एक इंपोर्टेंट टर्म है ना, कि अल्पसंख्यक किसे कहें, ये संविधान में परिभाषित नहीं है। ठीक, आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन भी कर सकता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, जिससे वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखे, उनका संरक्षण कर सके। ठीक है, उनका प्रशासन करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है कि भाई आप अपने संस्थानों का प्रशासन भी कर सकते हैं। अब आर्टिकल 30 कहता है कि भाई जो अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थान होंगे ये 3 तरह के होंगे। ये 3 तरह के संस्थानों की बात करता है। पहला क्या है? राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। और दूसरा है राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। ठीक, तीसरा कहता है ऐसे संस्थान जो राज्य से सहायता और मान्यता नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप ऊपर के 2 संस्थान देखते हैं, पहले और दूसरे, ठीक, इसमें क्या होता है
इसमें राज्य के द्वारा पाठ्यक्रम भी तय किया जाता है। ठीक है, हो सकता है लोगों की योग्यता भी तय कर सकता है पहले और दूसरे तरीके में, क्योंकि इसमें राज्य की भागीदारी है। किसकी भागीदारी है? राज्य की। तीसरे वाले में क्या कहता है? ऐसे संस्थान जो राज्य से सहायता या मान्यता नहीं लेते हैं वो अपना खुद का पाठ्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, वो खुद के द्वारा संचालित कर सकते हैं, यानी कि प्रशासन का अधिकार भी उन्हें होता है। ठीक है, तो वे 3 तरह के अल्पसंख्यकों के संस्थान थे, और धार्मिक संस्थान आपके जो थे 4 तरीके के थे। तो आर्टिकल 28 और 30 में संस्थानों की बात की गई है, 28 में धार्मिक संस्थान और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों की बात करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।